हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन जो है उसमें हमें क्या बात करनी है। हमें कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में हम सभी ने बात करी। बच्चों, ये स्क्रीन में जो भी आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, जो भी आपको रिप्रेजेंट किया गया है सेल साइकिल के बारे में, उसमें आप देख पा रहे हैं कि G1 फेज जो कि गैप 1 फेज कहलाता है। उसके बाद आपका सिंथेसिस फेज आता है जो कि निर्माण वाला चक्र है, और उसके बाद G2 फेज या गैप 2 फेज आता है ना। G1 फेज क्या है? गैप 1 फेज। के बाद S फेज क्या है? सिंथेसिस फेज। और G2 फेज है गैप 2 फेज। ठीक है, ये जो है ये M फेज या माइटोटिक फेज कहलाता है। M फेज या माइटोटिक फेज कहलाता है। अब ये माइटोसिस में 5 अलग अलग चरण होते हैं। 4 चरण जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है ना। ये आपका कैरियोकाइनेसिस है, और उसके बाद लास्ट में खत्म कैसे होता है? साइटोकाइनेसिस पे खत्म होता है, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा होता है। तो ये सभी बच्चे क्या करेंगे इसमें हम, क्योंकि क्विक रिवाइज करें। गैप 1 फेज में क्या होता है? सेलुलर कंटेंट्स एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड, है ना। क्रोमोसोम्स गैप 1 फेज में होते नहीं है। सेलुलर कंटेंट जो भी अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है? वो बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे एस फेज में ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल। कोशिका के द्वारा ये सारे के सारे 46 क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेट बन जाता है। मतलब हर एक गुणसूत्र का एक फोटोकॉपी बन चुका होता है। उसके बाद फिर G2 फेज में क्या होता है? द सेल डबल चेक्स द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स फॉर एरर्स मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर। G2 फेज या गैप 2 फेज में क्या होता है? हर एक सेल जो भी उसको डबल चेक करती है कि जो भी नई फोटोकॉपी बनी है, जो भी नया डुप्लीकेट सेल बना है, उसमें किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है और किसी मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। क्लियर हो जाता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कोशिका विभाजन शुरू होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं और साइटोकाइनेसिस से वो खत्म हो जाता है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको आप इजीली आपको अपने आपके माइंड मैप में ये याद रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाले को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे। जब तक आप लोग ये डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, है ना, आप सभी को पता है कि जो एम फेज होता है, हमने इंटरफेज के बारे में बहुत क्लियर विस्तार से समझ लिया है। जो एम फेज होता है ये सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है ना। बहुत ध्यान से सुनेंगे इन बातों को। ये जो आपको एम फेज दिखाई पड़ रहा है ये सेल साइकिल का यानी कि कोशिका चक्र का मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, सेल के सभी कंपोनेंट्स का मेजर रिकॉग्निशन होता है ना। कैसे? इसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, बिल्कुल मतलब रीऑर्गेनाइज हो जाती है पूरी की पूरी सेल। पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या तो समान होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। एम फेज को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय पे जो भी जनक कोशिका है उसके गुणसूत्रों की संख्या और जो संतति कोशिका है उसके गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, और एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं भी बन जाती हैं। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन भी इसको हम कहते हैं। अब माइटोसिस में आप सभी जानते हैं न्यूक्लियर डिवीजन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है।
सेल डिवीजन जो है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, आप सभी को पता है, और इसकी अलग अलग स्टेजेस के बीच में बहुत कोशिश करने के बाद भी वैज्ञानिक एक क्लियर कट लाइन नहीं खींच पाए हैं, है ना, उसको खींचना कठिन होता है, लेकिन 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। अब माइटोसिस का पहला स्टेज कौन सा है? माइटोसिस का पहला स्टेज है प्रोफेज। माइटोसिस का दूसरा स्टेज है मेटाफेज। माइटोसिस का तीसरा स्टेज है एनाफेज और माइटोसिस का लास्ट स्टेज है टीलोफेज। लेकिन ये सारे फेजेस जो है वो बिल्कुल बैक टू बैक होते हैं, तो बहुत मुश्किल है इन सबके बीच में लाइन खींच पाना। आप यहाँ पे देखेंगे, उसको थोड़ा सा हमने जूम करा है, माइटोटिक फेज को हमने जूम करके दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखें बच्चों, माइटोटिक फेज को जब हम जूम करके देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखें ये वाला आपका, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माइटोटिक फेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका माइटोटिक फेज है। ये है एम फेज। इसमें क्या हो रहा है आप सभी देख रहे हैं, एक तो है प्रोफेज, ये है आपका मेटाफेज, ये है आपका एनाफेज और ये है आपका टीलोफेज। तो प्रोफेज में एक प्रोफेज है, प्रो मेटाफेज है ना, प्रोफेज है और प्रो मेटाफेज, यानी प्रोफेज और मेटाफेज के बीच का जो स्टेज है वो प्रो मेटाफेज कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उसको आपको कोशिश करेंगे जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही आप नोट कर लें, इससे क्या हो गया, इजी हो जाएगा आपको समझना। देखिए यहाँ पे जब G2 फेज में पहुंचती है सेल, तब क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट, लूजली कॉइल्ड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, लूजली कॉइल्ड है, बहुत सही तरीके से एकदम अटैच्ड नहीं पर लूजली कॉइल्ड हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स भी हैं, यानी कि क्रोमोसोम जब बन चुका है तो क्रोमेटिड का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। और क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ, अब उसके बाद जैसे ही प्रोफेज में पहुंचते हैं तो क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है, स्पिंडल फाइबर्स दिखाई पड़ते हैं। अब जो ये वर्डिंग्स आपके सामने बार बार आ रही हैं, स्पिंडल फाइबर आपके सामने आया, तो चूंकि मैंने आपको अलग अलग डेफिनेशन के थ्रू हर वर्डिंग के बारे में समझा दिया है, तो अभी आपको स्पिंडल फाइबर जब मैं बोल रही हूँ तो स्पिंडल फाइबर जब आप सुन रहे हैं तो आपको ये वाला समझ में आ रहा होगा, ये वाला, इसको हम स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं। क्या है, ये है स्पिंडल फाइबर। ये जो फाइबर्स है ये क्या है, ये है स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, कहाँ पे, स्पिंडल फाइबर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। क्रोमोसोम्स कंडेंस, अब क्रोमोसोम क्या है, संघनित। कंडेंस होने का मतलब क्या है, बहुत दबाव के साथ सिकुड़ते हैं, संघनित होने लगते हैं, मतलब जो कॉइलिंग है उनका वो बहुत नजदीक नजदीक होता है। संघनित होने का मतलब क्या है कि अगर स्प्रिंग ऐसे ऐसे बनी हुई है, अगर स्प्रिंग ऐसे 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 बनी हुई है तो वो कैसी है, संघनित हो गई, ऐसे ऐसे बहुत नजदीक नजदीक, फिर और नजदीक नजदीक, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये संघनित, यहाँ पे लूजली कंडेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा और कंडेंस है, यहाँ पे ज्यादा कंडेंस है। तो जो क्रोमोसोम होता है वो जनरली कैसा होता है, क्योंकि ये आपको क्लास 12th में बहुत विस्तार में बताया जाएगा बच्चों, होता ये कैसा है, सामान्य तौर पर कुछ इस तरीके की संरचना आपको दिखाई पड़ती है, ये इस तरीके की। ये क्या है, क्रोमोसोम है ना, इसको हम क्या कहते हैं, गुण सूत्र कहते हैं। ये क्या है, ये हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि जो भी कॉइलिंग है उसकी वो बहुत कंडेंस है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं।
अब फिर प्रोमेटाफेज में क्या होता है, प्रोमेटाफेज में देखेंगे, प्रोमेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर्स, यहाँ पे ये देखिए ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये आपको स्पिंडल फाइबर्स दिखाई पड़ रहे होंगे, ये क्रोमोसोम से अटैच होने लगते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जो है से ये क्रोमोसोम से अटैच होने लगते हैं। यहाँ पे देखा कि क्रोमोसोम अलाइन हो गए। यहाँ पे आपने देखा मेटाफेज में, प्रोमेटाफेज में कंडेंसेशन हुआ और मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए। अब इस वाले फेज में ही आपको क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे ये विजिबल होंगे, विजिबल होंगे जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें इस वाले फेज में क्रोमोसोम्स जो है वो क्या होंगे, विजिबल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन से फेज में क्रोमोसोम हम देख सकते हैं ना, तो इस फेज में हमें क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एना फेज में आ जाते हैं। अभी हम 1 बाय 1 अलग अलग फेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ये डायग्राम बनाना जरूरी है इसलिए माइंड मैप की तरह, ताकि आपको एक ही पेज को देख करके सारा का सारा रिवाइज हो सके। एना फेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर्स डिवाइड, सेंट्रोमियर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उनका विभाजन हो जाता है। सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। अब ये जो दोनों है ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ये क्या है, ये है सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे आप इस वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गई। और जब अलग अलग होती है तो अपोजिट पोल पे, जैसे मान लीजिए ये कोशिका विभाजन है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो गए एक प्लेन में, तो अब ऐसे दो हाथ है तो बिल्कुल अलग अलग खींच रहे हैं, है ना, ये एक अलग पोल की तरफ या अपोजिट पोल की तरफ ऐसे की तरफ खींच रहे हैं, मतलब अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती हैं। अब लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुका। टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे एक न्यूक्लियस और ये नीचे एक न्यूक्लियस, यानी दो न्यूक्लियस आपको दिखाई पड़ने लगे, जिसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स। दोबारा से अभी क्या हुई थी, यहाँ से यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो गई थी, यहाँ पे एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन के तैयार हो गई, क्योंकि दो नए न्यूक्लियस बन गए, है ना, दो नए केंद्रकों का निर्माण हो गया, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स हो गई, नहीं दोबारा से बन गई। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस, और फिर से क्रोमोसोम की जो कॉइलिंग है वो क्या हो गई, ढीली हो गई। अब क्या हुआ, अब फिर से क्रोमोसोम ऐसे ऐसे अलग अलग हो गए, फिर से ढीली हो गई, और उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स जो है वो डिसअपियर हो गए, यानी कि गायब हो गए। अब क्योंकि दो केंद्रक बन चुका है तो कोशिका विभाजन में क्या है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का विभाजन होना है, तो सारे के सारे चरण कंप्लीट हो गए। ये पूरे चरण मिल करके क्या बनाते हैं, कैरियोकाइनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस है ना, कैरियोकाइनेसिस। तो सभी 11th क्लास में है। कैरियो का मतलब होता है कैरियन, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, है ना, तो बहुत इसमें आपको कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया कि केंद्रक का विभाजन अब हो चुका। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि केंद्रक का विभाजन हो चुका, केंद्रक का विभाजन। तो शुरुआत कोशिका विभाजन की होती है केंद्रक के विभाजन से, और समाप्ति होती है कोशिका द्रव्य के विभाजन से, है ना। अब क्या है, अब पूरी की पूरी
कोशिका का विभाजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, यहाँ पे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है ना। और उसके बाद पेरेंट सेल बिकम्स टू डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब क्या है, जनक कोशिका जो है वो दो संतति कोशिकाओं में बट चुकी है। जनक कोशिका संतति कोशिकाओं में बट गई है, संतति कोशिकाओं में बट गई है, जो संख्या में कितनी है, 2 हैं, लेकिन जो उसका आनुवांशिक पदार्थ है वो एक समान है ना। एकदम क्लियर समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज एक पूरा नोटबुक का पेज आपको लगेगा, उसमें आप इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप इसको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी नोट करेंगे। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर आपको चैट के माध्यम से क्वेश्चन पुट ऑन करना है। सभी बच्चे ये इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं। उसी पेज पे आप ये लिख देंगे कि कोशिका विभाजन की शुरुआत केंद्रक विभाजन से होती है और कोशिका विभाजन की शुरुआत केंद्रक विभाजन से होती है और अंत जो है वो कैसे होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन से होता है, कोशिका द्रव्य के विभाजन से होता है ना। अब केंद्रक विभाजन जो है उसके लिए जो शॉर्ट वर्डिंग यूज होती है वो है कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। जब इसको आप नोट कर रहे हैं उस समय किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। बिना समझे आप किसी भी पॉइंट को नोट नहीं करेंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो आप नोट करते चलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को इलेबोरेट करेंगे। सभी बच्चों का क्लियर हुआ। अब हम एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो घटना है वो क्या है, प्रोफेज। सबसे पहली घटना कौन सी है, प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, क्योंकि अब अभी आप सब लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, तब हम एक एक पॉइंट के बारे में जैसे ही बात करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। प्रोफेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट माइटोटिक स्टेज, जो पहला चरण है आपके समसूत्री विभाजन का, उसमें क्या होता है, द न्यूक्लियोलस फेड्स एंड क्रोमैटिन replicated DNA and associated proteins condenses into chromosomes। प्रोफेज की पहचान ही है कैरियोकाइनेसिस की शुरुआत, है ना। जब जो अनुवांशिक पदार्थ है वो संघनित होने लगता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम के बनने की शुरुआत होती है, वही आपका प्रोफेज की पहचान है। ठीक है, each replicated chromosome comprises 2 chromatids both with the same genetic information। और हर एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है वो सेम अनुवांशिक पदार्थ के साथ मौजूद होता है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। ठीक है,
ये क्या है? ये है क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स कैसे बनते हैं? क्रोमैटिन फाइबर से ही कंडेंसेशन के बाद क्रोमैटिड्स का निर्माण होता है। सभी बच्चे प्रोफेज लिख करके लिख देंगे। ड्यूरिंग दिस फर्स्ट माइटोटिक स्टेज द न्यूक्लियोलस फेड्स, यानी कि केंद्रिका जो है वो नष्ट होने लग जाती है और क्रोमैटिन जो रेप्लिकेटेड डीएनए और उसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं? कंडेंस होने लगते हैं और क्रोमोसोम के रूप में बदलने लगते हैं धीरे धीरे। ईच रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंप्राइजेस 2 क्रोमैटिड्स। हर एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स होते हैं और दोनों ही सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिए हुए होते हैं। तो ये क्या है? प्रोफेज। आनुवांशिक पदार्थ से गुणसूत्र बनने की शुरुआत। प्रोफेज को जब हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, प्रोफेज को हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा ये डायग्राम। थोड़ा सा डार्क करते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एस्टर, ये क्या है? सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम consisting of 2 क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे प्रोफेज में आप इस डायग्राम को बनाएंगे। आप इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि सेंट्रियोल्स का पेयर मौजूद है। आपको एक वर्ड दिखाई पड़ रहा है नीचे, एस्टर। ये क्या है? ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। ये पॉइंट जो है, पॉइंट फॉर MCQ, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में ये पॉइंट पूछा जा सकता है। पहले इस डायग्राम को बनाएंगे हम। प्रोफेज में क्या होता है? इंटरफेज के बाद जो है S और G2 फेज के बाद प्रोफेज आती है। ठीक है, तो ये माइटोसिस में क्या है? कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज है। प्रोफेज क्या है? कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है? इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो बन तो चुके होते हैं लेकिन आपस में गुंथे हुए नहीं होते हैं, कंडेंस नहीं होते हैं। तो क्रोमोसोमल मटेरियल के कंडेंसेशन की जो शुरुआत होती है उसी को हम प्रोफेज कहते हैं। वही प्रोफेज की पहचान है ना? तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन के टाइम ही क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है ना? बहुत उलझे हुए धागों से संरचना थी, अब क्या है? बहुत उलझाव नहीं है, थोड़ा सा वो एक शेप लेने लगा है। अब क्या होता है? इंटरफेज की जो एस फेज के टाइम पे क्या होता है? डुप्लीकेट हुआ जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब प्रोफेज कंप्लीट होने के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? प्रोफेज जब धीरे धीरे कंप्लीट होने लग जाता है तो उस टाइम पे क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होकर के कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बन चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से मिलकर के बना हुआ होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, है ना? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप क्लियर देख रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं हम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे
इस तरीके से स्ट्रक्चर है और यहाँ बीच में ऐसे किसी चीज से अटैच्ड है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, किसी चीज से अटैच। ये जो अटैचमेंट है ये क्या है, ये अटैचमेंट ही सेंट्रोमियर कहलाता है। ये अटैचमेंट ही क्या कहलाता है बच्चों, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से ही ये दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अब इंटरफेस के टाइम पे जो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है, अपोजिट पोल्स की तरफ यहाँ पे मूव करना शुरू कर देते हैं। हर एक सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक सेंट्रोसोम से क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम है एस्टर। और अभी ये चीज आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो एस्टर्स मिल करके क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के साथ माइटोटिक ऑपरेटस बनाते हैं। दो एस्टर्स जो है तो हम कहीं नोट करेंगे, तो एस्टर्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ मिलकर क्या करते हैं, माइटोटिक ऑपरेटस का निर्माण करते हैं। क्लियर है आप सभी बच्चों का, इसको आपको नोट करना है। आई थिंक सभी बच्चों का क्लियर होगा सारा कुछ, और आपने प्रोफेज का ये सारा नोट कर लिया होगा। इसमें आपका क्या है, इसमें आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हुए हैं जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे थे। एस्टर वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको है ना स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रोफेज ये आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस तरह से प्रोफेज दिखाई पड़ता है, वो आपका ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ प्रोफेज। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ प्रोफेज, ये है एनिमल सेल में और ये है प्लांट सेल में। तो इसमें तो क्या ही समझ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वो जो एनिमल सेल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये दिखाई पड़ना, इजीली दिखाई पड़ने लगा है कि किस तरह से केंद्र के अंदर जो है वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है, क्रोमोसोम का निर्माण शुरू हो चुका है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। के बाद आ जाता है बच्चों मेटाफेज, है ना। तो ये वाला डायग्राम सभी बच्चों का एकदम क्लियर है ना। इसके बाद आपका क्या आता है, आपने यहाँ पे देखा माइक्रोस्कोपिक व्यू में कि एनिमल सेल में, और जब माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई पड़ता है प्रोफेज। प्रोफेज क्या है, प्रोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस की शुरुआत है। हम लिख सकते हैं प्रोफेज इज द starting phase of karyokinesis, है ना। केंद्रक विभाजन की शुरुआती जो घटना है वो प्रोफेज कहलाती है ना। तो बच्चों आज की क्लास में प्रोफेज आपका एकदम क्लियर हो गया है। सेकेंड स्टेज जो है, प्रोफेज के बाद क्या आती है, मेटाफेज आती है। तो सेकेंड स्टेज क्या है, मेटाफेज है।
मेटाफेज में क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन एंड अ लार्ज प्रोटीन नेटवर्क कॉल्ड द स्पिंडल अटैचेस टू ईच सिस्टर क्रोमैटिड. द क्रोमोसोम्स आर नाउ अलाइंड परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल इन अ प्रोसेस कॉल्ड मेटाफेज. अब क्या होगा? क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन शुरुआत हो चुकी है प्रोफेज में, तो अब न्यूक्लियर एनवेलप जो है हम किसमें, हम यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है, मतलब केंद्रक कला मौजूद है, केंद्रक के बाहर एक कवरिंग मौजूद है. तो मेटाफेज के दौरान क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एक बहुत बड़ा प्रोटीन का नेटवर्क जो है, जिसे हम स्पिंडल कहते हैं, वो हर एक सिस्टर क्रोमैटिड से अटैच हो जाता है और यहाँ पे क्रोमोसोम्स अब अलाइंड होते हैं परपेंडिकुलर उसी स्पिंडल फाइबर पे, और क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन पे, है ना. तो यहाँ पे क्या सिस्टम हुआ? यहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर्स ऐसे ऐसे दिखाई पड़ने शुरू हुए. यहाँ पे आपको वो स्पिंडल फाइबर्स ऐसे दिखाई पड़ने शुरू हुए, है ना, और ऐसे इस तरह से माध्यम से भी देखेंगे अच्छी तरह से. तो मेटाफेज का नोट करेंगे सभी बच्चे. मेटाफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी केंद्रक कला टूट जाती है या दिखाई पड़नी बंद हो जाती है या दिखाई पड़नी बंद हो जाती है. और क्या होता है कि जो भी स्पिंडल है वो हर एक सिस्टर क्रोमैटिड से अटैच हो जाता है. स्पिंडल फाइबर जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड से अटैच हो जाता है. तो मेटाफेज का बच्चों हम अगले सेशन में इसको और अच्छे से इलैबोरेट करेंगे, क्लियर करेंगे. मेटाफेज को आप डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, है ना. यहाँ पे क्या है? ये जो मैंने आपको वर्डिंग्स कराई थी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है? ये है स्पिंडल फाइबर्स, तो एक प्रोटीन का जाल है. ये आपको जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक स्पिंडल फाइबर पे आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अटैच्ड हैं, है ना. तो आज की क्लास में सभी बच्चों ने प्रोफेज तक का एकदम क्लियर कर लिया है. आई होप किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपका प्रोफेज तक का नहीं बचा है. किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या संशय की स्थिति होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं. आज की क्लास में इतना ही. आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अगले सेशन में हम मेटाफेज के बारे में क्लियर अच्छे से बात करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.